हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम काम करता है, विशेष रूप से कोई उन्नत एल्गोरिदम निर्णय लेता है, तो वो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है, मतलब एकदम गणितीय रूप से सटीक। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही आम धारणा है कि इंसान गलतियां कर सकता है, इंसान थक सकता है, लेकिन कोड कभी झूठ नहीं बोलता। सही का सोचने वाली बात है, जैसे एक बैंक का सिस्टम जो सेकंड के हजारवें हिस्से में ये तय कर देता है कि किसे लोन मिलेगा और किसे नहीं। या फिर कोई हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर जो लाखों मरीजों के डेटा का विश्लेषण करके किसी गंभीर बीमारी की भविष्यवाणी कर रहा हो। हाँ, ये सब बाहर से देखने में बहुत व्यवस्थित और बहुत वस्तुनिष्ठ लगता है, ऑब्जेक्टिव लगता है। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही हो सकती है। बिल्कुल। क्या हो अगर वो कोड जो बाहर से एकदम निष्पक्ष दिख रहा है, असल में हमारी सबसे पुरानी मानवीय कमियों और ऐतिहासिक गलतियों को सिर्फ बिजली की गति से दोहरा रहा हो। ये सच में एक बहुत ही बेचैन करने वाली संभावना है। तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ती है ना, उसके अंदर की कार्यप्रणाली उतनी ही अपारदर्शी होती जाती है। अपारदर्शी मतलब हम समझ ही नहीं पाते कि अंदर क्या चल रहा है। हाँ, ओपेक हो जाती है। हम नतीजों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उन नतीजों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जिसे अक्सर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। एकदम सही। वो ब्लैक बॉक्स अक्सर हमारी समझ से बाहर होता है। और यही आज की इस गहन चर्चा का केंद्र बिंदु है। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स, केस स्टडीज और तकनीकी लेखों का आज स्टैक है, इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का मिशन ये समझना है कि आधुनिक डेटा साइंस में डेटा विश्लेषण के लिए पाइथन का भविष्य क्या है। आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि पाइथन ने पूरी दुनिया के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना दबदबा कैसे बना लिया है। इसके साथ ही हम उन छिपी हुई चुनौतियों का भी पर्दाफाश करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं, जैसे कि डेटा की खराब गुणवत्ता और सांख्यिकी पूर्वाग्रह, हाँ, जो इस तकनीक के साथ एक परछाई की तरह चलती हैं। और अंत में हम ये डिकोड करेंगे कि कोई भी संगठन इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को सुरक्षित रूप से कैसे तैयार कर सकता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पाइथन आज सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं रह गई है, मतलब ये एक तरह से आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है। फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, रिटेल हो, हर जगह रणनीतिक निर्णय इसी के आधार पर लिए जा रहे हैं। इसकी इतनी भारी लोकप्रियता का कारण मुख्य रूप से इसका डिजाइन है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग भाषाएं बहुत जटिल हुआ करती थी। हाँ, पहले कोडिंग करना सबके बस की बात नहीं थी। बिल्कुल। उनका जो सिंटैक्स होता था वो मशीन के बहुत करीब और इंसानी भाषा से बहुत दूर होता था। लेकिन पाइथन को इस तरह से बनाया गया है कि इसका सिंटैक्स काफी हद तक सामान्य अंग्रेजी जैसा लगता है। मतलब कोई भी इसे आसानी से पढ़ और समझ सकता है। हाँ, इसके इतने सुलभ होने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ कंप्यूटर वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि मान लीजिए एक अर्थशास्त्री है या एक जीव विज्ञानी है या कोई मार्केटिंग एनालिस्ट है, कोई भी, हाँ, वे भी अपने भारी भरकम डेटा को प्रोसेस करने के लिए खुद कोड लिख सकते हैं। और इस पहुंच को और भी व्यापक बनाती हैं इसकी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज। हमारे आज के स्रोतों में कुछ नामों का बार बार जिक्र है, जैसे पांडाज, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न भी। हाँ, सीबॉर्न। जो लोग डेटा साइंस के क्षेत्र से नहीं हैं, उनके लिए इन लाइब्रेरीज के काम को विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए कि 10 लाख पंक्तियों वाली एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट है। बहुत बड़ा डेटा सेट। हाँ, और उसमें तारीखें अलग अलग फॉर्मेट में हैं, कुछ जगह डेटा गायब है और कुछ जगह स्पेलिंग की गलतियां भरी पड़ी हैं, जो कि असल दुनिया के डेटा में बहुत आम बात है। बिल्कुल। अब एक इंसान को इसे मैन्युअली साफ करने में शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन पांडाज नाम की जो लाइब्रेरी है वो कुछ ही सेकंड में इस पूरे कचरे को एक साफ सुव्यवस्थित टेबल में बदल देती है। सेकंड्स में। हाँ, और फिर मैटप्लॉटलिब उस साफ डेटा को लेकर उसे आकर्षक ग्राफ्स और चार्ट्स में बदल देता है, ताकि मैनेजमेंट उसे देखकर तुरंत फैसला ले सके। मतलब मैं इसकी तुलना एक अल्ट्रा मॉडर्न स्मार्ट किचन से करना चाहूंगा। अच्छा, स्मार्ट किचन। हाँ, इस स्मार्ट किचन में दुनिया के सबसे बेहतरीन और स्वचालित उपकरण लगे हैं। पांडाज वो ऑटोमेटिक चॉपर है जो किसी भी टेढ़ी मेढ़ी सब्जी यानी आपके कच्चे डेटा को एकदम सही आकार में काटता छाटता है। ये एनालॉजी काफी अच्छी है। और नमपाई वो स्मार्ट स्टोव है जो एक साथ हजारों बर्तनों का तापमान कंट्रोल करता है, मतलब जटिल गणितीय गणनाएं एक साथ कर लेता है। और फिर मैटप्लॉटलिब वो प्लेटिंग टूल है जो खाना तैयार होने के बाद उसे इस तरह से परोसता है कि वो एक मास्टर शेफ की डिश लगे। अरे वाह, ये सब बहुत शानदार है, लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, हाँ। अगर कोई व्यक्ति इस किचन में प्रवेश करता है, सारे बटन दबाना जानता है,
लेकिन उसे ये नहीं पता कि खाने में नमक कितना डालना है या कौन सी सामग्री खराब हो चुकी है, तो वो इन करोड़ों के उपकरणों का इस्तेमाल करके भी एक बहुत ही बेस्वाद या कहें तो जहरीला खाना ही बनाएगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि समस्या इन शानदार उपकरणों में नहीं है। तो फिर कहाँ है? समस्या उस सामग्री और बुनियादी समझ में है। आधुनिक संगठनों में इसी स्थिति को खंडित डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। खंडित मतलब फ्रैगमेंटेड? हाँ, फ्रैगमेंटेड। बड़ी बड़ी कंपनियां पाइथन के इन उन्नत टूल्स को तो अपना लेती हैं, लेकिन उनका अपना डेटाबेस पूरी तरह से बिखरा होता है। कैसे? थोड़ा और समझाइए। मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स कंपनी का उदाहरण लेते हैं। उनका सेल्स डेटा एक सर्वर पर पड़ा है, कस्टमर सर्विस का डेटा किसी दूसरे सिस्टम में है और मार्केटिंग टीम का डेटा किसी तीसरे क्लाउड पर है। अच्छा, सब अलग अलग जगह। बिल्कुल। अब अगर इन सब के बीच कोई मानकीकृत डेटा पाइपलाइन नहीं है, मतलब कोई नियम ही नहीं है कि सारे डेटा को कैसे स्टोर और मर्ज किया जाएगा, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो पाइथन के ये स्मार्ट टूल्स उस बेमेल डेटा को प्रोसेस करके ऐसे परिणाम देंगे जो न केवल भ्रामक होंगे बल्कि तार्किक रूप से पूरी तरह गलत होंगे। मतलब मशीन तो अपना काम सही कर रही है, लेकिन हमने उसे जो दिया है वही गलत है। एकदम सही। सुंदर ग्राफ हमेशा सच्चाई नहीं बताते। और इसी बिंदु से हमारी चर्चा एक बहुत ही गंभीर मानव संसाधन संकट की ओर मुड़ती है। बाजार में आज ये स्थिति है कि हर कंपनी को रातों रात डेटा ड्रिवन बनना है। सबको डेटा की दौड़ में आगे रहना है। हाँ, इसके लिए वे उन्नत एनालिटिक्स सिस्टम भी स्थापित कर लेते हैं, लेकिन कुशल डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर्स की भारी कमी है। टैलेंट गैप बहुत बड़ा है। बिल्कुल। नतीजतन कंपनियां ऐसे लोगों को काम पर रख रही हैं या फिर अपनी मौजूदा टीम्स को बस पाइथन के कुछ क्रैश कोर्स करवा रही हैं, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि वे लोग टूल्स चलाना तो सीख जाते हैं, लेकिन उनके पास सांख्यिकीय तर्क मतलब स्टैटिस्टिकल रीजनिंग की कमी होती है। वे परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या नहीं कर पाते। क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते। सही। उन्हें जो आउटपुट स्क्रीन पर दिखता है वे बस उसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं। और यहीं से एक अदृश्य जाल बिछना शुरू होता है। वो जाल है ऑटोमेटेड डेटा पाइपलाइंस पर आंख मूंद कर भरोसा करने का। आंख मूंद कर भरोसा करना, ये कैसे काम करता है? देखिए, जब एक बार स्क्रिप्ट लिख दी जाती है कि हर सुबह डेटा आएगा, प्रोसेस होगा और डैशबोर्ड पर रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी, तो मानवीय निगरानी लगभग खत्म हो जाती है। मतलब कोई इंसानों से चेक नहीं कर रहा। हाँ, अब मान लीजिए स्रोत से आने वाले डेटा में कोई छोटी सी तकनीकी विसंगति आ जाए, जैसे किसी सेंसर ने तापमान को सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तो पाइथन स्क्रिप्ट उस पर सवाल नहीं उठाएगी। वो चुपचाप उस गलत डेटा को प्रोसेस करती रहेगी और समय के साथ ये छोटी सी त्रुटि एक बहुत बड़ी विश्लेषणात्मक अशुद्धि का रूप ले लेगी। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। हाँ, बताइए। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर सोचें तो क्या तकनीक का और विशेष रूप से पाइथन का मुख्य वादा ही यह नहीं था कि ये मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा? मतलब अगर एक कोड 5 घंटे का काम 5 सेकंड में कर रहा है तो जाहिर है कंपनियां लागत बचाना चाहेंगी। अगर एक सीईओ देखता है कि पाइथन स्क्रिप्ट 99% काम खुद कर रही है, तो वह एक महंगे अनुभवी डेटा साइंटिस्ट को नौकरी पर क्यों रखेगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या वह किसी कम अनुभवी व्यक्ति को सिर्फ रन बटन दबाने के लिए नहीं रख लेगा? अगर हमें हर कदम पर रुककर हर डेटा पॉइंट को मैन्युअली चेक ही करना है, तो इस ऑटोमेशन का असल फायदा ही क्या हुआ? ये सवाल आज हर उस बोर्ड रूम में गूंज रहा है जहां डेटा रणनीति पर चर्चा होती है। लेकिन इसका जवाब यह है कि ऑटोमेशन का असली फायदा स्केल यानी पैमाने में है, समझ में नहीं। स्केल में है, समझ में नहीं। थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? इसे एक हवाई जहाज के ऑटो पायलट सिस्टम की तरह देखा जा सकता है। ऑटो पायलट उड़ान के दौरान हवा के दबाव, गति और ऊंचाई को लगातार नियंत्रित करता है, जिससे पायलट की थकान कम होती है। वो पायलट की मदद करता है। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई एयरलाइन कॉकपिट में पायलट के बिना सिर्फ ऑटो पायलट के भरोसे विमान उड़ाने का जोखिम लेगी? बिल्कुल नहीं, ये तो पागलपन होगा। हाँ, क्योंकि ऑटो पायलट केवल सामान्य परिस्थितियों के लिए प्रोग्राम किया गया है। अगर अचानक मौसम बिगड़ जाए या कोई अप्रत्याशित तकनीकी खराबी आ जाए, तो ऑटो पायलट के पास संदर्भ समझने की क्षमता नहीं होती, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझता। अच्छा, और डेटा विश्लेषण में भी यही होता है? एकदम यही होता है। जब बाजार में कोई अप्रत्याशित बदलाव आता है, जैसे मान लीजिए कोई वैश्विक महामारी आ जाए और लोगों के खरीदारी के पैटर्न अचानक बदल जाएं, तो पाइथन स्क्रिप्ट उस बदलाव का अर्थ नहीं समझ सकती। वो बस पुराने पैटर्न पर काम करती रहेगी। हाँ, वो केवल नंबरों को क्रंच करती है। इसलिए जिम्मेदार विश्लेषण के लिए तकनीकी गति और आलोचनात्मक मानवीय निर्णय,
इन दोनों का संतुलन अनिवार्य है। यानी तकनीक इंसान को तेज बना सकती है, लेकिन वो इंसान के विवेक की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल सही। और जब इस विवेक की कमी होती है तो हम उस खतरे का सामना करते हैं जिसका जिक्र हमारे आज के स्रोतों में बहुत प्रमुखता से किया गया है, डेटा की गुणवत्ता और एल्गोरिदम पूर्वाग्रह। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज के समय में डेटा कोई एक्सेल शीट तक सीमित नहीं है। मतलब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट वॉच के सेंसर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया क्लिक से हर सेकंड पेटाबाइट्स डेटा उत्पन्न कर रहे हैं। हर एक क्लिक रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, और इस विशाल समंदर में गलत, डुप्लीकेट या अधूरा डेटा होना एक आम बात है। लेकिन मुझे लगता है कि खराब डेटा से भी बड़ा खतरा वो है जिसे हम पूर्वाग्रह या बायस कहते हैं। ऐतिहासिक डेटा सेट्स को समझना इस पूरी पहेली की सबसे अहम कड़ी है। देखिए, एक मशीन लर्निंग मॉडल का काम होता है ऐतिहासिक डेटा में से पैटर्न खोजना और उसके आधार पर भविष्य के निर्णय लेना। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक मशीन, एक एल्गोरिदम पूर्वाग्रही कैसे हो सकता है? मतलब उसे तो ये भी नहीं पता कि सामाजिक असमानता क्या होती है, वो तो बस कोड है। और यही इसका सबसे तकनीकी और चिंताजनक पहलू है। एल्गोरिदम पूर्वाग्रह का मतलब ये नहीं है कि कोड के अंदर कोई दुर्भावना है या कोई जानबूझकर भेदभाव कर रहा है। तो फिर ये होता कैसे है? ये पूरी तरह से एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए कोई वित्तीय संस्था एक पाइथन आधारित मशीन लर्निंग मॉडल बनाती है जो ये तय करेगा कि किसे लोन दिया जाए। ठीक है। अब इस मॉडल को पिछले 50 सालों का डेटा दिया जाता है। अब ऐतिहासिक रूप से समाज में मौजूद आर्थिक असमानताओं या पुरानी नीतियों के कारण हो सकता है कि किसी विशेष जिप कोड या इलाके के लोगों को लोन चुकाने में अधिक संघर्ष करना पड़ा हो। हाँ, ये तो असल दुनिया की सच्चाई है। तो जब ये डेटा मॉडल के अंदर जाता है तो मॉडल कारण नहीं खोजता, वो सिर्फ सहसंबंध या कोरिलेशन देखता है। मॉडल को नहीं पता कि उस इलाके में ऐतिहासिक रूप से निवेश कम हुआ था या वहां कोई सामाजिक समस्या थी। मॉडल सिर्फ ये सांख्यिकीय पैटर्न देखता है, इस जिप कोड के लोग बराबर ज्यादा डिफॉल्ट, इसलिए गणितीय रूप से मॉडल उस जिप कोड को एक प्रॉक्सी वेरिएबल बना लेता है। प्रॉक्सी वेरिएबल मतलब वो उस जिप कोड को ही जोखिम का प्रतीक मान लेता है। बिल्कुल। अब अगली बार जब कोई योग्य व्यक्ति भी उस इलाके से लोन के लिए आवेदन करेगा तो मॉडल उसे उच्च जोखिम वाला मानकर गणितीय रूप से उसका स्कोर कम कर देगा। मॉडल पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ तरीके से काम कर रहा है। वो अपनी जगह एकदम सही ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, लेकिन असल दुनिया में वो पुराने आर्थिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों को ही दोहरा रहा है। ये एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन डरावनी तस्वीर है। मतलब एक पाइथन स्क्रिप्ट जो पूरी तरह से बिना किसी त्रुटि के काम कर रही है, जिसका सिंटैक्स एकदम सही है, वो अनजाने में ही पुराने पूर्वाग्रहों को एक नया चमकदार तकनीकी आवरण पहना रही है। हाँ, और ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब इंसान लोन रिजेक्ट करता है तो हम उस पर सवाल उठा सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि क्यों। लेकिन जब मशीन कहती है क्रेडिट स्कोर कम है तो लोग उसे निर्विवाद सत्य मान लेते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि डेटा विश्लेषण में डेटा के स्रोत और उसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आज कोड लिखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये बात तो है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि तकनीक इन समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेक रही है। बिल्कुल नहीं। तकनीकी सफलताओं का एक पूरा नया अध्याय खुल रहा है। स्रोतों में क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा फ्रेमवर्क्स का बहुत विस्तार से वर्णन है। एक समय था जब कुछ लाख पंक्तियों का डेटा प्रोसेस करने पर एक अच्छा खासा कंप्यूटर क्रैश हो जाता था। हाँ, मेमोरी खत्म हो जाती थी, सिस्टम हैंग हो जाता था। लेकिन आज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग और अपाचे स्पार्क जैसे टूल्स ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ने डेटा प्रोसेसिंग की भौतिक सीमाओं को लगभग खत्म कर दिया है। इसे समझने के लिए एक सरल सी कल्पना करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया को पढ़कर उसमें से एक विशिष्ट जानकारी निकालनी है। एक इंसान को ये काम करने में शायद 1 साल लग जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, लेकिन अगर उस इंसाइक्लोपीडिया के हर पन्ने को फाड़कर 10,000 अलग अलग लोगों को दे दिया जाए और वे सब एक ही समय पर अपना अपना पन्ना पढ़े तो वह काम कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अपाचे स्पार्क और पाइथन आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म बिल्कुल यही करते हैं। वे एक विशाल डेटा सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर क्लाउड में मौजूद सैकड़ों छोटे सर्वर्स पर एक साथ प्रोसेस करते हैं और फिर परिणाम को वापस जोड़ देते हैं। और इस असीमित कंप्यूटिंग पावर ने एक और बड़े दरवाजे को खोल दिया है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स का एकीकरण। हाँ, जैसे टेंसरफ्लो और साइकिट लर्न। बिल्कुल।
आज टेंसरफ्लो और scikit-learn जैसी लाइब्रेरीज पाइथन इकोसिस्टम का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। ये टूल्स इतने शक्तिशाली हैं कि ये जटिल डेटा सेट्स के भीतर ऐसे पैटर्न खोजकर निकाल सकते हैं जो किसी इंसानी दिमाग के लिए खोजना तार्किक रूप से असंभव है। इंसानी क्षमता के बाहर की बात है। सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने से लेकर मौसम के पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने और जटिल वैज्ञानिक अनुसंधानों तक में ये फ्रेमवर्क्स अभूतपूर्व परिणाम दे रहे हैं। तो इस सब का असल भी क्या मतलब है? क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर टेंसरफ्लो इतना उन्नत है कि वो लाखों वेरिएबल्स के बीच संबंध खोज सकता है, तो क्या वो ये नहीं समझ सकता कि जो जिप कोड वाला प्रॉक्सी वेरिएबल था वो गलत है? क्या ये एआई टूल्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वे खुद से उस खराब डेटा या पूर्वाग्रह को फिल्टर कर सकें जिसकी हमने अभी बात की? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। नहीं? इतने एडवांस होने के बावजूद? हाँ, और ये समझना आधुनिक डेटा साइंस के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। एआई, चाहे वो टेंसरफ्लो हो या कोई और बहुत उन्नत फ्रेमवर्क, उसके पास अर्थ या सिमेंटिक्स समझने की क्षमता नहीं होती। मतलब वो डेटा का सामाजिक अर्थ नहीं समझता? बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं जानता कि न्याय क्या है या ऐतिहासिक अन्याय क्या है। उसका लक्ष्य केवल एक होता है, दिए गए ट्रेनिंग डेटा पर अपनी पूर्वानुमान सटीकता यानी एक्यूरेसी को अधिकतम करना। मतलब वो केवल लक्ष्य को हिट करने की कोशिश करता है, चाहे रास्ता कोई भी हो। गड़बड़ी के कारण हो या किसी ऐतिहासिक पूर्वाग्रह के कारण, एआई उसे एक नियम मान लेगा। तो वो उस पूर्वाग्रह को और पक्का कर देगा। हाँ, वास्तव में मशीन लर्निंग मॉडल्स एक आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करते हैं। वे डेटा में मौजूद कमियों को सुधारते नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें और भी अधिक कुशलता से और बहुत बड़े पैमाने पर लागू करते हैं। बाप रे, ये तो और भी खतरनाक है। इसीलिए कहते हैं कि नवाचार गति और पैमाने की गारंटी तो देता है, लेकिन विश्वसनीयता और तार्किकता की गारंटी अभी भी मानवीय निगरानी पर ही निर्भर है। तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि हम तकनीक के पीछे छुपकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। बिल्कुल नहीं बच सकते। तो फिर सवाल उठता है कि भविष्य की तैयारी कैसे की जाए? संगठनों को और उन पेशेवरों को जो इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं या जो पहले से इसमें काम कर रहे हैं, उन्हें खुद को कैसे ढालना चाहिए? स्रोतों के अनुसार इसका सबसे मजबूत जवाब 3 चीजों में छिपा है: गवर्नेंस, शिक्षा और सहयोग। शिक्षा के स्तर पर क्या बदलाव जरूरी है? शिक्षा के मोर्चे पर दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा बदलाव आवश्यक है। अब तक मुख्य जोर केवल प्रोग्रामिंग सिखाने पर रहा है, जैसे लूप्स कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, बस सिंटैक्स रट लो। बिल्कुल, लेकिन अब डेटा साक्षरता यानी डेटा लिटरेसी केवल सिंटैक्स तक सीमित नहीं रह गई है। हर उद्योग में डेटा नैतिकता और सांख्यिकीय तर्क पर प्रशिक्षण की सख्त आवश्यकता है। मतलब डेटा एथिक्स अब सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं रह गया है। एकदम सही। जो व्यक्ति कोड लिख रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि उसके द्वारा बनाया गया मॉडल असल दुनिया के लोगों को, उनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। और मुझे लगता है कि ये केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मामला नहीं हो सकता। किसी एक प्रोग्रामर के भरोसे हम पूरे सिस्टम की नैतिकता नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं। यहीं पर संस्थानों की भूमिका आती है। संगठनों को मजबूत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क लागू करने होंगे। इसका मतलब है स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां बनाना कि डेटा कहाँ से आ रहा है। हाँ, डेटा को कलेक्ट करने का तरीका क्या है, डेटा में मौजूद विसंगतियों को कैसे वैलिडेट और ठीक किया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किन स्थितियों में किसी मॉडल के निर्णय को एक इंसान द्वारा ओवरराइड किया जा सकेगा। बिल्कुल। जब तक ये नियम स्पष्ट नहीं होंगे तब तक पाइथन के उन्नत टूल्स का सुरक्षित उपयोग संभव ही नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस तरह के नियम बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? यह केवल आईटी डिपार्टमेंट या तकनीकी लोगों का काम नहीं हो सकता। इसके लिए एक बड़े स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां डेटा साइंटिस्ट्स, डोमेन विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर या अर्थशास्त्री, हाँ, और नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर्स, ये सब एक साथ मिलकर काम करें। जब कोई एआई मॉडल तैयार किया जाए तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह ब्लैक बॉक्स न रहे। उसके अंदर क्या चल रहा है ये सबको समझ आना चाहिए। बिल्कुल। मॉडल के निर्णय पारदर्शी और व्याख्या योग्य होने चाहिए, मतलब एक्सप्लेन किए जा सकने वाले होने चाहिए, ताकि अगर कोई निर्णय गलत साबित हो तो उसे ट्रेस किया जा सके और सुधारा जा सके। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो पाइथन और आधुनिक डेटा साइंस की कहानी केवल तकनीक की जीत की कहानी नहीं है। ये बहुत कुछ सिखाती है हमें।
ये सच है कि पाइथन ने अभूतपूर्व दक्षता के साथ पेटाबाइट्स डेटा को प्रोसेस करना संभव बनाया है। इसने डेटा के विश्लेषण को आम आदमी तक पहुंचा दिया है, लोकतांत्रित कर दिया है। हाँ, डेमोक्रेटाइज कर दिया है। लेकिन इसके साथ आने वाले जो जोखिम हैं, चाहे वो अति ऑटोमेशन हो, खंडित डेटाबेस हो या सांख्यिकीय पूर्वाग्रह हो, वे किसी भी सफल तकनीक को विफलता में बदल सकते हैं। अंततः पाइथन केवल एक शक्तिशाली उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे थामने वाले हाथ कितने कुशल और कितने जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही बात है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो हमारे आज के स्रोतों के निष्कर्षों से ही उपजा है, लेकिन हमें भविष्य की एक नई दिशा की ओर ले जाता है। क्या विचार है? हमने आज इस बात पे बहुत जोर दिया कि पाइथन एआई मॉडल्स मानवीय पूर्वाग्रहों को दोहरा सकते हैं और हमें मानवीय गवर्नेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग का विकास हो रहा है, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पाइथन के नए एआई प्लेटफॉर्म्स किसी भी बड़े डेटा सेट का विश्लेषण शुरू करने से पहले खुद ब खुद उस डेटा में मौजूद सांख्यिकीय और ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों का ऑडिट करने लगे? अरे वाह, ये एक बेहद दिलचस्प अवधारणा है ना? क्या ये संभव है कि भविष्य में डेवलपर्स को पूर्वाग्रह खोजना ही ना पड़े, बल्कि पाइथन का वातावरण खुद ही चेतावनी दे कि इस डेटा में अमुक प्रॉक्सी वेरिएबल मौजूद है, आगे बढ़ने से पहले से ठीक करें? अगर ऐसा हुआ तो ये गेम चेंजर होगा। बिल्कुल सही बात है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो हमारे आज के स्रोतों के निष्कर्षों से ही उपजा है, लेकिन हमें भविष्य की एक नई दिशा की ओर ले जाता है। क्या विचार है? हमने आज इस बात पर बहुत जोर दिया कि पाइथन एआई मॉडल्स मानवीय पूर्वाग्रहों को दोहरा सकते हैं और हमें मानवीय गवर्नेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग का विकास हो रहा है, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पाइथन के नए एआई प्लेटफॉर्म्स किसी भी बड़े डेटा सेट का विश्लेषण शुरू करने से पहले खुद ब खुद उस डेटा में मौजूद सांख्यिकीय और ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों का ऑडिट करने लगे? अरे वाह, ये एक बेहद दिलचस्प अवधारणा है ना? क्या यह संभव है कि भविष्य में डेवलपर्स को पूर्वाग्रह खोजना ही ना पड़े, बल्कि पाइथन का वातावरण खुद ही चेतावनी दे कि इस डेटा में अमुक प्रॉक्सी वेरिएबल मौजूद है, आगे बढ़ने से पहले से ठीक करें? अगर ऐसा हुआ तो ये गेम चेंजर होगा। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस कोड पर हम आज अंधे विश्वास के लिए सवाल उठा रहे हैं, भविष्य में उसी कोड की पहली पंक्ति ही हमारी डेटा अखंडता की सबसे बड़ी रक्षक बन जाए? ये सोचने वाली बात है। बहुत ही गहरा विचार है ये। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए, तकनीक के पीछे छिपे विज्ञान को समझते रहिए और सीखते रहिए।